देखिए हम लोग यहाँ पे अब पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन के हार्ट के बारे में और उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेंगे। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे थोड़ा सा यहाँ पे कि कैसा हमारा ह्यूमन हार्ट होता है। इस डायग्राम को देखने से पहले आपको हम एक छोटा सा डायग्राम और बना के दिखाएंगे, जिसमें आपको नॉर्मली सिर्फ हम इतना बताएंगे कि ह्यूमन में 4 चेंबर का एक हार्ट होता है। यानी ह्यूमन का हार्ट जो है उसमें कितने चेंबर है? 4 चेंबर होते हैं। कौन कौन से वो चेंबर यानी कक्ष कौन कौन से हैं? देखिए राइट एट्रियम, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। देखिए जब कभी भी आप लेफ्ट और राइट साइड की बात करेंगे, वो कैसे करेंगे कि भाई हम कैसे पता करें? तो बुक या कॉपी में ऐसे देख लो, जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं, मेरा राइट हैंड ये और आपकी तरफ से ये लेफ्ट हैंड आ रहा होगा। आप ये समझो कि बुक जो है या कॉपी, इसको इस तरह से रख लीजिए अपने ऊपर और ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम। तो जो आपके इस तरफ से रखने पे बुक या कॉपी का राइट हैंड होगा, वही राइट साइड कहलाएगा। तो राइट साइड इधर आ रही है। बुक या कॉपी में अगर आप ऐसे करेंगे, इसी बोर्ड को अगर ऐसे कर लीजिए, अपने मोबाइल को ऐसे गिरा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसी के ऊपर आप लेट गए तो राइट साइड इधर होगी और लेफ्ट साइड इधर होगी। ठीक, क्लियर? तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 2 चेंबर इधर दिख रहे हैं, 2 चेंबर इधर दिख रहे हैं, और बीच में ये पार्टीशन दिख रहा है। ठीक, जरा एक पार्टीशन को देख लेते हैं। तो राइट साइड में ऊपर वाले 2 चेंबर हैं, जिन्हें हम अलिंद या एट्रियम कहते हैं। ऐसे नीचे वाला चेंबर ऐसे वेंट्रिकल बोल देते हैं। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, क्लियर? 4 चेंबर से बना हुआ हमारा एक हार्ट, ह्यूमन हार्ट 4 चेंबर का होता है। अच्छा, इससे पहले भी वर्टिब्रेट्स में और हार्ट मिले हैं? हाँ बिल्कुल मिले हैं। क्या? फिशेस में कितने चेंबर? 2 चेंबर। एम्फीबियंस में कितने चेंबर? 3 चेंबर। रेप्टाइल्स में कितने चेंबर? 3 चेंबर, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चेंबर होते हैं। बर्ड्स में और मैमल्स में कितने? 4 चेंबर। हम लोग कौन है? मैमल्स। तो हमारे अंदर 4 चेंबर। ठीक, तो हमारे अंदर 4 चेंबर का हार्ट हो गया। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ये आपको दिख रहा है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि ये पूरा एट्रियम का पार्ट है। राइट एट्रियम इधर, लेफ्ट एट्रियम इधर। इन दोनों के बीच एक पार्टीशन है। पार्टीशन को कहते हैं सेप्टा। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो सेप्टा होगा, इसे कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टा, यानी एट्रिया के बीच का सेप्टा। और यहां वेंट्रिकल में भी ऐसे सेप्टा मिल रहा है। इसे क्या कहते हैं? ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। क्लियर? यानी ये पार्टीशन हो गए। तो ऐसे ही ऊपर नीचे देखिए, तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टा मिल रहा है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच एक सेप्टा मिल रहा है। इसे क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। समझ में आई बात? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा हो गया। क्लियर हो गई बात? तो यहां आपका, अच्छा ये भी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा है, ये भी, तो ये पूरा एक ही है। अब इसमें क्या होता है कि ये आपका पूरा डायग्राम ऐसा दिखता नहीं। हमारा हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट, ये एक क्लैश्ड फिस्ट के जैसा होता है, भींची हुई मुट्ठी, क्लैश्ड फिस्ट। और ये आपका यहां बीच में सिचुएटेड है और टिल्टेड है थोड़ा सा किस तरफ? लेफ्ट साइड की तरफ। टिल्टेड है, झुका हुआ है बीचों बीच में, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ से झुका हुआ है, जैसा कि यहां आपको दिख रहा है, ये झुका हुआ है। हमने इसका रियल डायग्राम ये बनाया हुआ है। आप इसको देखिए और उससे कंपेयर करिएगा। ये आपका हो गया राइट एट्रियम, लेवलिंग हम बाद में करेंगे। ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। हार्ट के ऊपर कवरिंग होती है। हार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है, इसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। तो हार्ट की कवरिंग को हमने क्या कह दिया? पेरिकार्डियम। जैसे लंग्स की कवरिंग को क्या कहा था? प्लूरल मेम्ब्रेन, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा था। बिल्कुल ऐसे यहां पेरिकार्डियम। तो पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम 2 मेम्ब्रेन है, और एक ये मेम्ब्रेन हो गई और ये अंदर वाली मान लो। तो एक पैराइटल पेरिकार्डियम हो गई और विसरल पेरिकार्डियम, ये विसरल और ये पैराइटल पेरिकार्डियम।
इनके बीच एक लिक्विड बना होता है, इस लिक्विड को क्या देते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये लिक्विड क्या कहलाया? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाया। इससे होता क्या है? जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, पिचकेगा और रिलैक्स करेगा, फिर से नॉर्मल पोजीशन में आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर से नॉर्मल पोजीशन में आएगा। उस टाइम पे रगड़ लगने से कहीं ये टूट ना जाए, कुछ हार्म ना हो जाए, इसको उससे बचने के लिए यहाँ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसमें एक लिक्विड भरा होता है। जब ये फूलेगा तो वो लिक्विड पिचक जाएगा और ये रेजिस्टेंस देगा, इसको बचाएगा। समझ में आई बात है? नहीं? ठीक। तो इस तरह से ये आपका हार्ट का हो गया बाहर का सिस्टम। अब हार्ट की जो मसल्स होती है, अगर इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसकी जो मसल्स है तो 3 लेयर होती है मसल्स, पूरी मसल है। कार्डियक मसल्स है, आपको बताइए कार्डियक हार्ट मसल्स को हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स कहते हैं। और जो कार्डियक मसल्स हैं उसमें क्या होता है? जो बिल्कुल अंदर वाली है, सॉरी बाहर वाली, ये विसरल लेयर के पास वाली है, तो इसे कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। इसके बाद मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। और ये वाली हो गई एंडोकार्डियम। ये है कौन सी? कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल्स। आपने मसल्स पढ़ी है? मसल्स 3 तरीके की होती है, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक, यानी कि ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशीय। तो है ये हृदय पेशीय यानी कार्डियक मसल्स और इनवॉलेंटरी होती हैं, हमारे बस में नहीं है, अपने आप चलती है। लेकिन उसके अंदर भी हमने 3 पार्ट में से डिवाइड कर दिया, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। क्लियर? इसके बाहर 2 लेयर है, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, तो आप इसको इन जनरल क्या कह सकते हो? कार्डियक मसल्स का बना हुआ है हमारा हार्ट, और इसके अंदर भी ब्लड की सप्लाई होती है। मसल्स है तो हमारे ब्लड की सप्लाई होगी, ब्लड जाएगा ही जाएगा। मसल्स को चलना है तो ब्लड चाहिए, एनर्जी नहीं चाहिए क्या? तो वो भी होगी सप्लाई। यही चीज आपकी यहां दिखाई हुई है, ये इसकी मसल्स है। यहां जो आपका पार्ट है ये इसकी मसल्स हो गई, ऊपर कवरिंग नहीं दिखाई है पेरिकार्डियम की हमने यहाँ पे, ये इसकी मसल्स हो गई। और इसके अंदर और इसके अंदर देखिए, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं आप ताकि आसानी से समझ सको चीजें, फिर हम इसी पे आ जाएंगे, पूरा लेवलिंग कर देंगे इसकी। लेकिन पहले एक बार समझ लो थोड़ी थोड़ी बात। यहां जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा है, इसमें एक वॉल्व होता है, 3 फ्लैप वाला एक वॉल्व। ये है पूरा एक वॉल्व लेकिन 3 फ्लैप है। फ्लैप मतलब ढक्कन यानी कस को, इन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लैप। देखिए, फ्लैप कह सकते हैं या इसी को कस्प बोल सकते हैं। 3 कस्प। तो अगर 3 कस्प है तो इसे कह देंगे ट्राई कस्पिड वॉल्व। नहीं समझे बात है? तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 कस्प वाला एक वॉल्व लगा होता है। कस्प मतलब फ्लैप, ढक्कन होता है। वॉल्व जानते हैं? वॉल्व का काम होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो प्रोवाइड करना। जब कभी हमारी टंकियों वगैरह में जो वाटर सप्लाई होती है तो उसमें एक वॉल्व लगा होता है, जिसे हम ऐसे खोलते हैं और बंद करते हैं। आप कभी उस वॉल्व को जब खोले और बंद करें और अंदर से देखें तो ऐसा लगता है ढक्कन ऐसे घूम रहा है और उसे कवर कर रहा है। वो ढक्कन यानी उसी को हम कह रहे हैं कस्प यानी फ्लैप। अगर ऐसे 3 ढक्कन एक बार में खोलने में 3 ढक्कन खुले तो ट्राई कस्पिड 3 ढक्कन वाला वॉल्व, 2 ढक्कन खुलेंगे तो बाई कस्पिड वॉल्व। इस तरह तुम्हारा बाई कस्पिड वॉल्व होता है। बाई कस्पिड यानी 2 ढक्कन वाला वॉल्व। इसे हम माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, माइट्रल वॉल्व। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व की तरफ है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, और ट्राइकस्पिड वॉल्व की तरफ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच। कहां दिखेगा? देखिए, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच ये एक वॉल्व दिख रहा है। ठीक, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच ये एक वॉल्व दिख रहा है। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये बाइकस्पिड वॉल्व दिखाने की कोशिश की गई। इसको अगर हम और सही से बनाते तो यहाँ ऐसे करके
इस तरह से ये एक वॉल्व हो गया, समझ में आई? तो ये बाइकस्पियर और ट्राइकस्पियर वॉल्व हो गया, यहां से रिलेट कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, अब जरा समझिएगा। तो लेफ्ट साइड हमारी ये हो गई और राइट साइड ये हो गई, लेफ्ट साइड ये हो गई, ऐसे राइट साइड ये हो गई, लेफ्ट साइड ये हो गई। अब बचपन में क्या होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच एक छोटा सा छेद होता है। बचपन का मतलब जब फीटस में होगा, यानी बच्चा जब मां के गर्भ में होगा, फीटस में होगा, ठीक है, तब एक छोटा सा इसके बीच एक छेद होगा, जिससे यहां से और यहां के बीच में ब्लड डिफ्यूज हो सकता है, मिल सकता है। इस छेद को कहते हैं फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस, हाँ लिख सकते हो। देखिए इसको अलग बनाएंगे तो आपको याद रहेगी चीजें। और जब हम बच्चा पैदा होता है, हम लोग पैदा हो, धीरे 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 छेद भरता चला जाता है और लोगों में पूरा ये भर जाता है और वो सेप्टा बन जाता है पूरा। कुछ लोगों में ये छेद नहीं भर पाता है तो कहते हैं दिल में छेद हो गया। जो लोग कहते हैं ना दिल में छेद है, तो कुछ लोगों में ये छेद नहीं भर पाता है। तो जब ये फोसा ओवेलिस कहाँ होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब ये बच्चा जो है फीटस के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, फीटस की फॉर्म में। अब हम इसमें से कुछ चीजें रिलेज कर देते हैं ताकि यहाँ पे आपको, तो बना तो आपने ली ही होंगी ये सारी चीजें। अब ये किस फॉर्म में है, फीटस की फॉर्म में। फीटस हम कब कहते हैं बच्चे को, जब बच्चा पेट के अंदर होता है। जैसे ही बच्चा बर्थ हो गई, तो अब जब एडल्ट की तरफ जाएंगे तो सिर्फ एक हमें इसका एक पैच मिलेगा, क्योंकि ये पूरा भर चुका है। और तब इस पैच को हम क्या कह देंगे, फोरामेन ओवेली। इसे क्या कह देंगे, फोरामेन ओवेली। ठीक, कोई दिक्कत? हाँ, फोरामेन ओवेली कहते हैं। तो फीटस जो है उसके अंदर फोसा ओवेलिस था, जो छेद था, और जब हम बड़े हो गए, हमारा छेद भर गया, तो सिर्फ एक वो जगह जो बची रह गई, उस जगह को हम कहते हैं जहां ये भरा हुआ दिख रहा है। डिप्रेशन एक बस दिखता है, लेकिन ऐसा कोई छेद नहीं रह गया, उसको हम फोरामेन ओवेली कहते हैं एडल्ट में। ठीक, अच्छा अब आ जाते हैं हमारे ब्लड के ऊपर कि कहां से इसके अंदर ब्लड है, क्योंकि हार्ट का काम क्या होता है, टू पंप ब्लड। हार्ट का काम है पंपिंग करना, ब्लड को पंप करना, हमारे अंदर पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। इससे पहले वाली वीडियो में हम ब्लड के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको ये बताया कि भाई हमारे अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड होता है, और उस ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होते हैं, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट भी होते हैं, हार्मोन्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, ये सारी चीजें बॉडी को चाहिए। तो जब तक पंप नहीं होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा नहीं, तो कैसे मिलेगा? तो पंप करने का काम क्या है, हार्ट का। अब पंप करने के लिए हमारे हार्ट में क्या है, पूरे बॉडी से हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पूरी बॉडी से हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं सुपीरियर और इंफीरियर वेना के, सुपीरियर और इंफीरियर वेना का। ये हमने सिर्फ बनाया हुआ है डायग्राम, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये हमारी अपनी सोच है, और असली डायग्राम आपको इधर हम इसके साथ में रिलेट कराते चल रहे हैं। ये इंफीरियर वेना की हो गई, तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, इससे पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम रहेगी। डीऑक्सीजनेटेड सुपीरियर वेना केवा, यहाँ हार्ट के ऊपर वाले साइड से, यानी यहां से लेके यहां तक सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगी, सुपीरियर वेना केवा। देखिए यहां हम दिखा दे रहे हैं। और हार्ट के नीचे, पैरों से लेके और हार्ट के नीचे तक से सारा पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगी, इंफीरियर वेना केवा, नीचे से आ गई। लेकिन दोनों खुलेंगी कहां, राइट एट्रियम। दोनों के दोनों राइट एट्रियम में खुले। देखिए ये जो लाल रंग से आपको दिखाई गई, ये ओपनिंग सुपीरियर वेना केवा की और इंफीरियर वेना केवा की क्या है, ये ओपनिंग। तो हम यहां से ब्लड दिखा देते हैं, ये आया, और यहां से ब्लड ये आया, और कहां आ गया, यहां आ गया। तो हम यहां थोड़ा सा ग्रीनिश कर देना है, यानी हमें ये पता चल जाए। अच्छा, ग्रीन कलर से हम ब्लड दिखा रहे हैं, लाल रंग से नहीं दिखा रहे हैं, याद रखिएगा, ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, तो हमें ये पता चल जाए कि ये ब्लड है।
क्या लाल रंग से दिखा रहा है? तो नहीं सही है, चलो लाल से दिखाइए। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी सर। देखो यहाँ पे आपका इसकी ओपनिंग दिख रही है, यहाँ इसकी ओपनिंग दिख रही है, और रेड कलर से हम आपको इसमें ब्लड दिखाई दे रहा है। ठीक, क्लियर? यस सर। अब ये ब्लड आ गया यहाँ पूरी बॉडी से, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड कहाँ आ गया? राइट एट्रियम में आ गया। एक और बात समझ लीजिए, राइट एट्रियम में एक और चीज खुलती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी हार्ट से। भाई हार्ट के अंदर भी तो मसल्स हैं, और इन मसल्स को भी तो चाहिए ब्लड, तो ब्लड हार्ट से भी तो डीऑक्सीजनेट होगा, तो हार्ट से ब्लड को कौन लेके आएगा? कोरोनरी साइनस। याद रखिएगा, कौन लेके आता है? कोरोनरी साइनस। यहां लिख के देते हैं, यहां दिखाया नहीं है हमने, ये दिखाया नहीं जाता, पीछे से आता है क्योंकि ये कोरोनरी साइनस। हार्ट के हर चेंबर से कोरोनरी वेन, हार्ट के हर चेंबर से कोरोनरी वेन शिरा, ये क्या करती है? ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है कोरोनरी साइनस में, और कोरोनरी साइनस से एक पूरा ब्लड आ जाता है राइट एट्रियम में। तो इस तरह से पूरी बॉडी का इंक्लूडिंग हार्ट को भी मिला के पूरी बॉडी का ब्लड कहां आ गया? राइट एट्रियम में आ गया। ठीक, समझ में आ गई बात है? अब ये ब्लड जो है, ये ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, किसके द्वारा? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। तो हमें ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं इसका मूवमेंट, ये यहां आ गया, ये पूरा खाली पोर्शन भर गया। ये जाल क्या है? ये जाल नहीं समझ में आया, जो आपने बनाया जाल, यहां तो नहीं बनाया, बना देते हैं सब। ये जो है कुछ धागे ऐसी संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स इसकी मसल्स की वॉल से जुड़े रहते हैं, और मसल्स की जिन वॉल से जुड़े रहते हैं उन मसल्स को कहते हैं हम पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स, जिनसे ये धागे ऐसी संरचनाएं जुड़ी हुई हैं। समझ में आई बात या नहीं? और इन धागे जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? ये जो है फाइबर स्ट्रक्चर कॉर्डी टेंडिनी। ठीक है, कॉर्डी टेंडिनी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं? ये कॉर्डी टेंडिनी है, ये धागे। अब ये कैसे है? ऐसे समझो जैसे हमारा जो ये वॉल्व है, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व से निकल रहे हैं और बाइकस्पिड वॉल्व से निकल रहे हैं धागे। ऐसे समझो कि ये हमारी छत है, जो आपका घर है इसमें छत है, और छत पे दो ऐसे करके दरवाजे लगे, छत में दरवाजे जो नीचे की तरफ से जुड़े हुए लटके इसमें धागे ऐसे। तुमने जैसे ही वो धागे खींचे, ये दरवाजे ऐसे खुल गए, ऊपर का मटेरियल नीचे आ गया, और जैसे ही तुमने ये धागे छोड़े, ये दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तो ये इस तरीके से वॉल्व होते हैं। ये वॉल्व ऐसे रहते हैं, जब इसे नीचे से खींचा जाता है, कॉर्डी टेंडिनी जो है जब इसे खींचेगी तो क्या होता है? ये खींच जाएंगे नीचे। यानी हार्ट की ये वाली मसल्स जो है, जब ये नॉर्मल कंडीशन में आएगा, यानी आराम से बैठा होगा, सुकून में होगा, रिलैक्स, तो क्या होगा? ये धागे खींचे हुए होंगे, ये नीचे आ जाएगा। लेकिन जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये धागे बंद हो जाएंगे, धागे ढीले पड़ जाएंगे, और ढीले पड़ जाएंगे तो क्या होगा? ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, जैसे ही ये कंट्रैक्ट होगा, ये पूरा दबेगा, तो ये धागे अपने आप ढीले पड़ जाएंगे और ये ऊपर जाके चिपक जाएगा। तो इस तरह से ये वॉल्व जो है, ये एक डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करा रहा है। समझ में आई बात है नहीं? तो लेवलिंग भी अब धीरे धीरे आपको यहाँ दिखने लगेगी। तो ये इस तरह से आपका हो गया कॉर्डी टेंडिनी और पैपिलरी मसल्स। ठीक, पैपिलरी मसल्स वो हैं जिनसे कॉर्डी टेंडिनी जुड़े हुए, यानी जो मसल्स हैं कार्डियक मसल्स जिनसे कॉर्डी टेंडिनी जुड़े हैं, ये धागे जुड़े हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पैपिलरी मसल्स कहते हैं। और ये धागे कर क्या रहे हैं? ये इसे वॉल्व को खोलने और बंद करने में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर हो गया बात? ठीक, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ब्लड आ गया यहाँ नीचे, और जब ब्लड नीचे आ गया, किसमें आ गया? वेंट्रिकल में आ गया। ठीक, किसमें? कौन से वेंट्रिकल में? राइट वेंट्रिकल। ये राइट साइड है ना, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये राइट वेंट्रिकल। तो ये वाला पार्ट हो गया राइट एट्रियम।
और ये वाला पार्ट क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट एट्रियम में ये क्या है? सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा यही लिखे थे, सुपीरियर वेना केवा, वेना कावा, कावा वेना, और ये इंफीरियर वेना कावा, वेना कावा। यानी अग्र महाधमनी, सॉरी शिरा, और ये पश्च महाशिरा। हिंदी में कहते हैं इसे अग्र महाशिरा और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पश्च महाशिरा। ठीक, उससे आ गया ये ब्लड। कहाँ आ गया? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम से कहाँ पहुंच गया? राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल जब ये दबेगा तो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी। तब यहाँ तो जब ये दबा तो ऊपर वाले तो ढक्कन बंद हो गए। अब उसे कहाँ जगह मिल रही? तो इसे दिखता है एक छोटा सा छेद है, अंदर से इसी में एक छेद है और वो एक ट्यूब में खुल रहा है, और वो है ये। देखिए ये छेद जो है यहाँ दिख रहा है आपको। तो जब ये वाला बंद हो जाएगा तो यहाँ से ये छेद खुलेगा और इस छेद में से होके ये बाहर निकल जाएगा। ये पल्मोनरी एओर्टा कहलाता है, ये वाला पार्ट जो पल्मोनरी एओर्टा है, और यहाँ से ये और ये ब्लड इधर चला जाएगा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है इसे कहते हैं पल्मोनरी एओर्टा। पल्मोनरी एओर्टा। और ये क्या हो गई? जो दो ये नलियां निकली हैं, देखिए ये इधर और ये पीछे से निकल के यहाँ पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी। यानी कि ये जो दो बन रही हैं ये पल्मोनरी आर्टरी कहलाएंगे। और पल्मो का मतलब होता है लंग्स। जब कभी पल्मो वर्ड यूज हो तो उसका मतलब क्या होता है? लंग्स। तो ये किधर ब्लड ले जा रही है? लंग्स। ये लंग्स में गई ब्लड। और लंग्स क्या काम करता है? ऑक्सीजनाइजेशन ऑफ ब्लड। तो ये लंग्स की तरफ ले जाएंगे और लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो लंग्स की तरफ से वापस आएगा। तो कोरोनरी साइनस समझ में आ गया आपको। अब थोड़े से 2-4 पॉइंट और समझ लीजिएगा, यहीं पे हम लिखे दे रहे हैं। देखिए तो लंग्स तक पहुंचा दिया, ठीक, इतना समझ लीजिएगा, लंग्स तक पहुंच गया। अब जब वहां डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड में जब तक कन्वर्ट हो रहा है हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। उधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्सीजन। तब तक हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो यहां क्या होगा? यहां पे जो सुपीरियर वेना केवा, ये तो ऊपर से नीचे आ रही है, और इंफीरियर वेना केवा नीचे से ऊपर जा रही है। इनमें भी एक वॉल्व लगा होता है, याद रखिएगा। एसटी सुपीरियर वेना केवा जो होती है उसमें एक वॉल्व होता है, और इंफीरियर वेना केवा जो होती है उसमें भी एक वॉल्व होता है। अच्छा ठीक। ऐसे नोड और ये भी नोड है नहीं, वॉल्व याद रखिएगा। इंफीरियर वेना केवा में एक वॉल्व होता है, उसका नाम है यूस्टेकियन वॉल्व, और इसको हम लिखे दे रहे हैं उस तरफ मिटा के। तो यहां हमने कुछ वॉल्व के नाम लिख दिए। देखिए सुपीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा, इसमें एक वॉल्व लगा होता है जिसे कहते हैं हेर्बेजियन वॉल्व। हेर्बेजियन वॉल्व। इंफीरियर वेना केवा जो होता है इसमें एक वॉल्व लगा होता है जिसे कह देते हैं यूस्टेकियन वॉल्व। यूस्टेकियन ट्यूब का होती है, यहाँ कानों में होती है। यूस्टेकियन वॉल्व कहाँ होता है? इंफीरियर वेना केवा में लगा होता है। और कोरोनरी साइनस में होता है थिबेसियन वॉल्व। ये याद रखिएगा, कभी कभी इसके नाम डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ये जो तो बैकवर्ड फ्लो के लिए। हाँ, वॉल्व का मतलब ही होता है टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, यानी कि पीछे ना चला जाए। भाई नीचे और ऊपर से आ रहा ब्लड कहीं पीछे ना चला जाए, तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सब यहीं आ जाए, तो उसके लिए वॉल्व लगा दिए गए इनमें में। तो वो वॉल्व जो है ये यहाँ लिखे, याद कर लीजिएगा, टू द पॉइंट, सीधे सीधे, ज्यादा इसमें दिमाग में लगाइएगा कि कहाँ होते हैं क्या होता है, सीधे यही याद करिएगा। सुपीरियर वेना केवा में कौन सा वॉल्व है? हेर्बेजियन वॉल्व। इंफीरियर वेना केवा में कौन सा वॉल्व है? यूस्टेकियन वॉल्व। कोरोनरी साइनस जो यहाँ नहीं दिख रही है हमने वहां दिखाई। कोरोनरी साइनस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से लेके आएगी? हार्ट से, थिबेसियन वॉल्व। ठीक, समझ में आ गई बात? अब आ जाते हैं इन वॉल्व को भी हटा देते हैं और यहाँ पे
क्योंकि हमारा ब्लड गया था कहाँ, लंग्स में, और लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड से अब वो ऑक्सीजनेटेड हो गया है और अब वो यहाँ आएगा। तो लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड यहाँ आता है। देखिए 2 पल्मोनरी वेन ये दिख रही और 2 ये छोटी सी छुपी बैठी हुई है, ये है पल्मोनरी वेन। ये 4 पल्मोनरी वेन कहाँ खुल रही है, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में आ गया आपका, ये देखिए जो गोले दिख रहे हैं असल में गोले नहीं है, ये है ओपनिंग किसकी, पल्मोनरी वेन। और ये वहां से क्या लेके आ रही है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रहता है, लेफ्ट एट्रियम में। हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम लंग्स थ्रू टू लेफ्ट एट्रियम। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम। और यहां जो ब्लड आया वो भी ब्लड अब ऊपर से नीचे आएगा। ये वाला वॉल्व कौन सा है, बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। इसी का दूसरा नाम क्या था, माइट्रल वॉल्व। इसी को तो कहते थे माइट्रल वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व या माइट्रल वॉल्व, इसके थ्रू ब्लड कहां आ गया, आ गया तुम्हारा यहां। और यहां से जब जाएगा तब ये दबाएगा इसको और ये कहां फेंक देगा, यहां फेंक देगा। और यहां से देखिए ये बने हुए लाल रंग के 2, जब इधर से ब्लड गया था इसमें और इधर से ब्लड जा रहा है इसमें, अब ये जाएगा यहां से पीछे से होता हुआ किसमें, इसमें जाएगा। समझ में आई बात। तो ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर इसे कह देते हैं एऑर्टा। इसे क्या कह देते हैं, एऑर्टा। तो ये एऑर्टा के भी 2-3 पार्ट हैं। जब ये एऑर्टा नीचे से यहां से शुरू हुआ, नीचे से ऊपर जाना शुरू हुआ, तो ऊपर जाने क्या कहते हैं, एसेंडिंग, एसेंडिंग मैनर में है, तो इसे कह देते हैं एसेंडिंग एऑर्टा। समझ में आई बात क्या नहीं, बताओ। और जो ये आर्क बन रही है इसे कह देते हैं आर्क ऑफ एऑर्टा, ठीक है, आर्क ऑफ एऑर्टा। और ये नीचे जा रहा है इसे कह देते हैं डिसेंडिंग एऑर्टा, ठीक है। तो एसेंडिंग एऑर्टा, आर्क ऑफ एऑर्टा और डिसेंडिंग एऑर्टा। एसेंडिंग, आर्क ऑफ एऑर्टा, और इसके जो नीचे वाला आएगा, नीचे वाला पार्ट क्या है, डिसेंडिंग, हम उसको लिख देंगे एऑर्टा। तो पूरा ये हो गया एऑर्टा। और एऑर्टा से पूरी बॉडी में ब्लड फैल जाएगा। यहां पे देखिए ये एक ओपनिंग दिख रही है, ये दूसरी ओपनिंग है और ये तीसरी ओपनिंग है। एऑर्टा से ये 3 में निकलेगा। असेंडिंग एऑर्टा से जो ब्लड जाएगा कैसा होगा, वो ऑक्सीजन। एऑर्टा से जो भी ब्लड जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा। असेंडिंग एऑर्टा से जो ब्लड जाएगा वो कोरोनरी आर्टरी में जाएगा। अच्छा, वो पूरे मसल उसको देगी, हार्ट को। और ये किसको पहुंचा देगी, हार्ट, कार्डियक मसल। अब जरा समझिए, अभी हमने आपको बताया कोरोनरी वेन थी, हाँ सर, वो किसको दे रही थी ब्लड, वो लेके आ रही थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, हार्ट से। और कोरोनरी साइनस को दे रही, कोरोनरी साइनस ने कितने किसको दिया, राइट एट्रियम को यहां दे दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कौन लेके आ रहा है, असेंडिंग एऑर्टा, और वो किसको दे रहा है, हार्ट को, कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, और ये आर्टरी वो करेगी। अब जरा अभी हम आर्टरी और वेन में थोड़ा सा अभी हम डिफरेंसेस भी बता देंगे आपको कि आर्टरी क्या है, वेन क्या है, यानी धमनी क्या है, शिरा क्या है, अभी हम डिफरेंस बता देंगे। लेकिन पहले थोड़ा समझ लीजिए कि ये ब्लड जा कहां है, इसके बाद पूरी बॉडी में चला गया और एऑर्टा से फिर ऐसे ही पूरी बॉडी में चला गया। अब पूरी बॉडी में यहां पे ये 2 और ओपनिंग है, 3, ये किसको दे रही है ना। तो ये जो एक जा रही है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी में जा रही है, ये जो है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रैकियोसेफेलिक का मतलब होता है तुम्हारे थोरैसिक रीजन वाला, सेफेलिक रीजन, और ब्रैकियो का मतलब हो गया डायफ्राम और इसको भी जाएगा ब्रैकियोसेफेलिक।
इसके बाद ये जो दो दिख रहे हैं, इन दो में देखिए यहाँ छोटे छोटे बने हुए, हम यहाँ बना देते हैं इसको, ये कैरोटिड आर्टरी है, दोनों लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी। और कैरोटिड आर्टरी किसको ले जा रही है? ये ले जाती है ब्रेन की तरफ, ठीक है। और ये हो गई लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी। कहाँ ले जाती है सर? सबक्लेवियन जब आएगी तो कंधे, कंधों में जाता है ये क्लेवियन को, क्लैविकल, सबक्लेवियन आर्टरी ये कंधों में है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचा देता है कौन? एओर्टा। तो ये दो हमने यहाँ बना के रखे छोटे छोटे, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा डायग्राम है, इसके ऊपर आ नहीं पाएगा। क्लियर हो गई बात? इस तरह से हमारे हार्ट में ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पीछे बैक करके आप देख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा सारा काम। हमारे हार्ट में सारा काम हमने आपको समझाया कैसे होता है। अब अगर आप फिर से एक बार देखो तो जरा हम आपको ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते रहिए। हमारा हार्ट इधर राइट साइड है, इधर लेफ्ट साइड है। राइट साइड में सारा का सारा बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी कि अनऑक्सीजनीकृत ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, खूब ज्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है। उल्टा बता दिया, डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, ऑक्सीजन कम। और इधर लेफ्ट साइड में सारा का सारा आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम। दोनों तरफ से एक साथ, यानी इधर से फेफड़ों से, लंग्स से सारा का सारा ब्लड आया लेफ्ट साइड में, और पूरी बॉडी से सारा का सारा ब्लड आ गया राइट साइड में, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन। अब ये ब्लड नीचे आएगा, यहां से नीचे गया, इधर से कौन से वॉल्व के थ्रू? ट्राइकस्पिड वॉल्व। इधर से कौन से वॉल्व के थ्रू? बाइकस्पिड वॉल्व, इसके थ्रू यहां नीचे आएगा। यहां क्या है? वेंट्रिकल। तो इधर वेंट्रिकल और इधर वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल में आ गया ब्लड। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इधर वाले वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, और इधर वाले वेंट्रिकल से एओर्टा में घूमता हुआ, देखिए इधर वाले से घूमता हुआ एओर्टा की पूरी बॉडी, और इधर पल्मोनरी आर्टरी से किधर चला गया? लंग्स की तरफ चला गया, और फिर ये पूरी बॉडी में आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ? ये एक सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से सर्कुलेशन चल रहा है। समझ में आ रही बात है? नहीं तो हो क्या रहा है, इसको हम लिखते चल रहे हैं, साथ ही साथ में आप लोग देखते रहिए। ये पूरा जो फ्लो है, इस डायग्राम को तो बना लिया होगा, हम यहाँ से ये सारी चीजें हटा रहे हैं और यहाँ पे लिखते चल रहे हैं, पूरा चार्ट बना देते हैं कि क्या होता है। इस डायग्राम को बना लीजिएगा, जो जो पॉइंट लिखना है लिख लीजिए अभी जल्दी से, वीडियो को रोक लीजिए। तो अब इस चार्ट में देखिए, आप इस चार्ट में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे हमने पूरा हार्ट में जिस तरीके से ब्लड आ रहा है वो समझाया। देखिए सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से लेके आती है। सुपीरियर कहाँ आती है? राइट एट्रियम में आती है। और राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स। कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया। और लंग्स से ये कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से ये कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया? एओर्टा में। और एओर्टा से फिर कहाँ चला गया? पूरी बॉडी में। हमने अभी वो चीजें नहीं लिखी एओर्टा वाली, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा के थ्रू जाएगा, यहाँ लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा, यहाँ लिख के देखिए एओर्टा। एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला गया, और पूरी बॉडी से सुपीरियर लेके सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू फिर राइट एट्रियम में आ गया। और राइट वेंट्रिकल से किसके थ्रू गया? पल्मोनरी पर आर्टरी, हाँ आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी के बाद लंग्स पे किसमें गया? पल्मोनरी वेन। ठीक, कोई दिक्कत? अब इससे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व? बाइकस्पिड वॉल्व। भाई लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व? बाइकस्पिड वॉल्व है। और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व है।
अगर आप गौर से देखें, जरा ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट, आपकी बॉडी से सारा का सारा ब्लड नीचे और ऊपर से आ गया किधर, राइट साइड, और राइट साइड से ये निकला और ये कहां गया, पल्मोनरी आर्टरी में, राइट साइड में आ गया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी आर्टरी में गया, और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, और लंग्स से फिर ये आ गया इधर। इधर जैसे ही ये बॉडी से सारा ब्लड इधर से आया था, क्या बॉडी खाली हो गई थी क्या? नहीं, उसी टाइम पे यहां से एओर्टा से पूरी बॉडी में भी तो ब्लड गया था। बाकी समझ पाए? आपने कहा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड यहां से आया और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया। हमने आपको थोड़ी देर का टाइम भी दिया कि भाई जब तक वो वहां जाएगा फ्रेश होने, हम लोग की बात कर लेते हैं दूसरे वॉल्व्स की। तो जितनी देर में वहां गया, क्या पूरी बॉडी खाली रहेगी क्या उस टाइम? नहीं, इधर एओर्टा ने फिर पूरी बॉडी को ब्लड दे दिया, यानी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया, लंग्स की तरफ, और उधर से पूरी बॉडी को फिर से एओर्टा से मिल गया, यानी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला एक साथ कंटिन्यू। इधर से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, इधर से जा रहा है ऑक्सीजनेटेड। इस तरह से काम चल रहा है इसमें, ध्यान से देखिए, इधर से आ रहा है और इधर से लगातार एओर्टा पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है। तो इस तरीके का सर्कुलेशन एक चल रहा है, जो बॉडी से आ रहा है बॉडी में जा रहा है, बॉडी से आ रहा है बॉडी में जा रहा है, बॉडी से आ रहा है बॉडी में जा रहा है। इस तरीके के सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसे क्या कहते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एक आपने देखा कि भाई लंग्स की तरफ गया और लंग्स ने उसे फ्रेश किया, फिर लंग्स ने भेज दिया, यानी जब ये लंग्स की तरफ जा रहा था उसी टाइम पे लंग्स भी तो इसमें भेज रहा था। अरे भाई साहब, लंग्स में जा रहा है और उधर लंग्स से आ रहा है, लंग्स में जा रहा है, लंग्स से आ रहा है, लंग्स में जा रहा है, लंग्स से आ रहा है, और लंग्स के लिए वर्ड हम यूज करते हैं पल्मोनरी। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, यानी एक लंग्स का सर्कुलेशन चल रहा है अपना और एक बॉडी का सर्कुलेशन चल रहा है अपना। नहीं समझ पाएगा, लंग्स आसपास होते हैं। तो इस तरह से दो तरीके का सर्कुलेशन एक ही टाइम में चल रहा है। इसे क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। इसे क्या कहते हैं? दोनों को मिला के, हाँ, डबल सर्कुलेशन। सर्कुलेशन। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, एक वॉल्व और छूट गया। हमने आपको हैवर्जियन वॉल्व बताया, कहां बताया? हैवर्जियन वॉल्व बताया सुपीरियर वेना केवा। हमने आपको यूस्टेकियन वॉल्व बताया, कहां बताया? इंफीरियर वेना केवा। हमने आपको थिबेसियन वॉल्व बताया, कहां बताया? कोरोनरी साइनस में बताया। अब यहां से जो ब्लड जा रहा है, तो ये लाल रंग के ये भी तो दो वॉल्व दिख रहे हैं। ये दो वॉल्व कौन से कहलाते हैं? देखिए ये क्या होते हैं, ऐसे आधे चांद के जैसे वॉल्व, ऐसे। तो ये ऐसे खुल जाएंगे, ऐसे खुलेंगे और फिर ऐसे बंद हो जाएंगे। तीन है मेरे पास, तीसरा हाथ नहीं। ये ऐसे खुलेंगे और फिर ये ऐसे बंद हो जाएंगे, फिर ऐसे खुलेंगे, फिर ऐसे बंद हो जाएंगे। तो इसे आधे चांद के जैसे वॉल्व है, इसलिए इनका नाम रखा गया है सेमी लूनर। लूनर का मतलब होता है चांद, सेमी मतलब आधा, सेमी लूनर वॉल्व। समझ में आएगा क्या? सेमी मून की तरह। लूनर, लूनर इक्लिप्स होता है, चांद ग्रहण। तो ये आपका सेमी लूनर वॉल्व हो गया। कहां? यहां मिलेगा, कहां मिलेगा सेमी लूनर वॉल्व? एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी की शुरुआत में। एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की बिगिनिंग कहां से हो रही है? इन वॉल्व से हो रही है। ये एओर्टा आपका यहीं से तो निकल रहा है, यस सर, पीछे से यही तो जाएगा। ये यहां से ये जो जा रहा है पूरा, यही तो इधर जा रहा है। ये यस सर, समझ में आ गई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, नहीं, जरा सी भी दिक्कत नहीं। ये पूरा समझ में आ गया आपको? ये वाला चार्ट बना लीजिएगा। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा। सिस्टेमिक का मतलब क्या हो गया? बॉडी का सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब क्या हो गया? लंग्स का सर्कुलेशन। और दोनों को मिला के क्या हो गया? डबल सर्कुलेशन। कहां कहां से आ रहा है, कहां कहां को जा रहा है, ये सब आपको पता चल गया। क्लियर हो गई बात? अब इतना तो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। और ये पूरा एक साइकिल क्या कहलाता है? एक साइकिल। अब इसमें हो क्या रहा है जरा समझिए, फिर से एक बार। पहले एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। दोनों एट्रिया हैं, जब इसमें ब्लड भर जाएगा तो क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पिचकेंगे, एट्रियल सिस्टोल। तो ये ब्लड कहां आ गया? नीचे आ गया, वेंट्रिकल। अच्छा, अब हमें जरा एक और बात बता दे दो। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है।
कौन सा बड़ा, राइट वाला कि लेफ्ट वाला? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला बड़ा वेंट्रिकल होता है, राइट वाला छोटा होता है। किसकी दीवार मोटी? लेफ्ट वाले की दीवार मोटी। पतली, राइट वाले की दीवार मोटी। यस, राइट इधर है। हाँ, राइट वाले की पतली और लेफ्ट वाले की मोटी, सॉरी उल्टा बता दिया हमने। तो ये राइट वाला है, राइट वाला छोटा या बड़ा? बड़ा। बड़ा। और लेफ्ट वाला छोटा। छोटा। इस अंदर जो है तो लेफ्ट वाला छोटा होता है, राइट वाला बड़ा होता है। इसकी दीवार, अब जब ये बड़ा है, अंदर से कैविटी ज्यादा है, इसका गुहा ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी दीवार पतली होगी। और इसकी दीवार मोटी होगी तभी तो अंदर की कैविटी पतली हो पाएगी। समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है? ये पूरी बॉडी को ब्लड देना है, तो ये ज्यादा प्रेशर लगाता है। अच्छा। तो राइट वाला ज्यादा कस के कॉन्ट्रैक्ट होता है, सॉरी लेफ्ट वाला ज्यादा कस के कॉन्ट्रैक्ट होता है राइट वाले से। क्लियर हो गई बात? क्योंकि इसे पूरी बॉडी को ब्लड देना ना, यहाँ से एओर्टा में चढ़ेगा तो पूरी बॉडी में जाएगा। प्रेशर ज्यादा। हाँ, तो ये वॉल्यूम भी समझ लिया आपने, सेमिलुनर वॉल्व भी समझ लिए। 5 तरीके के टोटल वॉल्व हो गए, 2 सेमिलुनर वॉल्व हो गए इधर इधर। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल्व ये हो गया, बाइकस्पिड वॉल्व ये हो गया, हेबर्सियन वॉल्व ये हो गया, यूस्टेकियन वॉल्व हो गया, थिबेसियन वॉल्व हो गया। इतने वॉल्व हैं, ये याद रखना, कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपका सर्कुलेशन हो गया, डबल सर्कुलेशन। तो ये पूरे मिला अब कितने हुए बॉल? ये 2 होते हैं ना, 2 दिए जाएंगे सेमीलुनर 2। हाँ, इसे चाहिए 2 काउंट कर लीजिए यार, 2 एक ही तरीके के हैं, हाँ। है तो 2 हाँ। एक ही तरीके के। इसके बाद 3 वो हो गए हाँ। और 2 ये हो गए। 2 3 5 2 7 7 तरीके के नाम हो गए। 7 या 8। हाँ, 7 नाम हो गए। और चाहे से 8 2 हैं, चाहे से 8 कर लो। फिलहाल मेरा काम यहाँ तक तो हो गया, लेकिन ये तो 10th क्लास में पढ़ा था। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है? कंट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, फिर कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल और फिर रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, फिर ये पूरा रिलैक्स हो जाएगा। यानी वो क्या है, फिर से समझिएगा। पहले ऊपर से दबाव डाल रहा है तो सारा का सारा ब्लड नीचे आ गया, फिर नीचे से दबाव डाल रहा है सारा का सारा ब्लड बाहर चला गया। जितनी देर में ये ब्लड जा रहा है उतनी देर में उधर से ऊपर, फिर पीछे ऊपर वाला फिर से रिलैक्स हो गया। अब जब ये सारा ब्लड नीचे से इसने निकाल दिया, फिर ये पूरा रिलैक्स आ गया। रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन को इंग्लिश में यहां क्या कहते हैं जरा समझिए? सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान से समझते रहिए। और डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब क्या हो गया? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन। नहीं समझे बात? तो सिस्टोल और डायस्टोल, यानी कि जब हार्ट सिस्टोल में आएगा और डायस्टोल में आएगा, समझ रहे हो? सिस्टोल पिचकना और डायस्टोल फिर से नॉर्मल आ जाना, रिलैक्स हो जाना। सिस्टोल कंट्रैक्ट फिर रिलैक्स, इस तरह से हार्ट पंप करता है। तो एक बार में जो पूरा साइकिल चला, इस पूरे साइकिल को क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। एक कार्डियक साइकिल हुआ, यानी एक बार ये पिचका, फिर ये पिचका और फिर ये दोनों आराम से बैठ गए। ये एक कार्डियक साइकिल कहलाता है। समझ में आ गई बात? बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक कार्डियक साइकिल की अगर डेफिनेशन लिखें हम, तो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या होगी, आइए उसको देख लें। देख, कार्डियक साइकिल को समझने से पहले हार्ट बीट समझिए क्या होती है। एक हार्ट बीट क्या होता है? रिदमिक मतलब एक रिदम में एक के बाद एक, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। इसे हम क्या कह देंगे? हार्ट बीट कहते हैं। एंड ईच हार्ट बीट इज इंक्लूड्स वन सिस्टोल वन डायस्टोल। कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। तो एक सिस्टोल होगा, एक डायस्टोल होगा ऑफ हार्ट, टू डिस्ट्रीब्यूट एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी। टू डिस्ट्रीब्यूट एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और रिसीव करेंगे। भाई कंट्रैक्शन से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिलैक्सेशन से क्या होगा? रिसीव हो जाएगा। टू डिस्ट्रीब्यूट एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब हार्ट बीट समझ में आ गई? एक इंसान के अंदर कितनी हार्ट बीट चलती है? हम लोगों की नॉर्मल हार्ट बीट कितनी? अभी हम हार्ट बीट लिख देंगे सारी, कि एक बच्चा जो पैदा होने वाला है उसकी कितनी है, जो पैदा हो जाता है उसकी कितनी है, एडल्ट की कितनी, फिर बूढ़ा हो जाता है तो कितनी हो जाती है, चूहे की कितनी है, हाथी की कितनी है, ये लिखते हैं अभी। हम लोगों को फिलहाल नॉर्मली कहते हैं 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में कितनी होती है? 72 टाइम्स होती है। अब आते हैं, ये हार्ट बीट कहलाती है। हार्ट बीट मतलब दिल का धड़कना, और दिल का धड़कने में क्या आ गया? पहले पिचकना, कंट्रैक्शन और फिर रिलैक्सेशन। तो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड हार्ट बीट। रिदमिक मतलब एक के बाद एक। अब कार्डियक साइकिल में देखिए,
कार्डियक साइकिल इज द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ये से पूरा साइकिल है, ये परफॉर्म होता है, एक साइकिल परफॉर्म होता है, परफॉर्म का मतलब करा जाता है काम। परफॉर्मेंस ऑफ हार्ट फ्रॉम एंडिंग टू द बिगिनिंग, खत्म होना और शुरुआत, खत्म होने से लेके शुरुआत तक का ऑफ वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट जब तक खत्म होगी और फिर शुरू होगी, उसके बीच जो पूरी परफॉर्मेंस हुई, ये पिच का और फिर ये पिच का और फिर यहाँ से गया और फिर वहां से फिर आया पूरी बॉडी में, ये पूरा साइकिल का कहलाया कार्डियक साइकिल कहलाया। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ टू फेज, दो बातें इसमें होती है, वही जो ऊपर हो रही डायस्टोल और सिस्टोल, यानी हार्ट बीट ही होती है इसमें कार्डियक साइकिल में। एक बार एक हार्ट बीट में एक कार्डियक साइकिल चलेगा। तो ये कार्डियक साइकिल में कितनी बार चलता है एक मिनट में? 72 बार चलता है। समझ में आई बात? यानी कार्डियक साइकिल कुछ नहीं है, हार्ट बीट कितनी बार हो रही है और उसमें जो परफॉर्मेंस हो रही है वो कार्डियक साइकिल है, यानी जो जो काम हो रहा है वो कार्डियक साइकिल हो रहा है। नहीं समझ में आई? अब अगर कोई कार्डियक साइकिल लिखने को आए तो आप क्या पूरा लिखोगे कि भाई साहब ब्लड आता है, फिर उसके बाद नीचे जा रहा है, फिर उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर उसके बाद वहां से यहाँ आ रहा है, इस तरह से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। और हमारे में ये एक डबल सर्कुलेशन की फॉर्म में चलता है। अब जरा देखिए, कार्डियक साइकिल हो गई, हार्ट बीट हो गई। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक टर्म आता है पल्स। पल्स क्या होती है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए पल्स क्या होती है जरा वो भी समझ लीजिए। कार्डियक साइकिल तो आपको समझ में आ गया कि सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं पूरे सारे के, उसमें जो जो काम हो रहा है, पूरा परफॉर्मेंस जो भी सीक्वेंशियल स्टेप है वो कार्डियक साइकिल है। एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट। जब आपके 72 होते हैं, 72 टाइम्स होता है पर मिनट, एक मिनट में 72 टाइम्स, यानी एक सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड। ठीक, अभी हम इसको पूरा प्रोसेस समझाएंगे कि कितना साइकिल, एक साइकिल में सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, सारी बातें बताएंगे। पहले इतना समझ लीजिए, 0.8 सेकंड का टाइम लगता है एक कार्डियक साइकिल। पल्स क्या होती है? जैसे हमने आपको बताया कि हार्ट बीट क्या होती है। हार्ट बीट का मतलब अभी बताया था, लिखते चलिएगा चीजें, नहीं चल रहा तो पीछे फिर से देख लीजिए। कार्डियक हार्ट बीट जो होती है, दिल का कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड हार्ट बीट, हमने बताया। अब पल्स क्या होती है? रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एओर्टा एंड इट्स मेन आर्टरी। एओर्टा जब भाई यहां से दबेगा तो एओर्टा के ऊपर प्रेशर पड़ा, ये भी फूलेगा और फिर पिचकेगा, तो फूलेगा पिचकेगा। तो सिस्टोलिक प्रेशर जब ये दबेगा तो एक प्रेशर इसके ऊपर आएगा, उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ये आराम में जाएगा तो इसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। भाई आपकी ये ट्यूब है, अब इसमें पानी आपको भरना है, तो यहां से दबाया, इस ट्यूब में प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो जब सिस्टोलिक होगा, जब हार्ट दबेगा तो एओर्टा के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और इसके साथ में जो आर्टरीज जुड़ी हुई हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। आर्टरीज और वेन में डिफरेंस भी बताएंगे इसी वीडियो में, अभी आगे बहुत कुछ बताना है। तो प्रेशर बढ़ेगा और घटेगा, किससे? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक से। तो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एओर्टा, तो एओर्टा भी फूलेगा पिचकेगा, उसे कहते हैं पल्स। एओर्टा और उसकी मेन आर्टरीज में जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है रिदमिक, एक रिदम में, उसे कहते हैं पल्स। और आपके डॉक्टर भाई साहब जो होते हैं वो यहाँ से हाथ लगाते हैं, कहते हैं नब्ज चेक कर रहे हैं। नब्ज क्या है? वो एक आर्टरी है जो कहां से निकली हुई है? एओर्टा से निकली हुई है। लेफ्ट हैंड पे पकड़ लेते हैं, तो जो लेफ्ट हैंड पे ये आर्टरी को यहाँ पकड़ा जा रहा है, वो कौन सी आर्टरी है? वो है रेडियल आर्टरी, जिससे आपकी पल्स चेक करी जा रही है। तो पकड़ लिया, बैठे हुए, कहना हाँ भाई 1 मिनट हो गया, 72 बार धड़क गई, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। ज्यादा 72 से ज्यादा हो गया तो कह रहे हैं हार्ट बीट ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। कम हो गया तो कहते हैं यार कम हो गया। कम होने को कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। हार्ट बीट के डिक्रीज होने को क्या कहते हैं? ब्रैडीकार्डिया। हार्ट बीट के इंक्रीज होने को क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया। तो ब्रैडीकार्डिया और टैकीकार्डिया ये दो टर्म होते हैं, बताएंगे लास्ट में। तो पल्स समझ में आ गया। पल्स क्या है? देखिए हार्ट बीट क्या है? हार्ट का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। पल्स क्या है? एओर्टा का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। और इसी को आप जो है वो यहां से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को जो आप जो है वो प्रेशर को नापते हैं, कहते हैं ब्लड प्रेशर कितना है। तो एक जो वो ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन होती है उसका यहाँ पे बांधते हैं। YouTube पे मेरी एक वीडियो और भी है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसे नापते हैं और जब ऐसे नाप लिया आपने, यहाँ पे क्या करते हैं, पट्टा लगाया, उसे प्रेशर उसे बढ़ाया, फिर उसमें धड़कने आपको अपने आप से ऐसा लगता है यहाँ कोई चीज जो है धड़क रही है, उस प्रेशर को नापते हैं। तो जब कंट्रैक्शन होता है, जब हार्ट कंट्रैक्शन करता है तो प्रेशर बढ़ेगा और उस प्रेशर कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कहाँ लिख दें यार,
ये लिख के दे रहे हैं। तो जो प्रेशर आता है, अच्छा वो जो मशीन है उस मशीन का नाम क्या है? स्फिग्मो मैनोमीटर, जिससे आपका ब्लड प्रेशर काउंट हो रहा है। ठीक है, ब्लड प्रेशर काउंट हो रहा है। जब आपने कहा कि हार्ट पिच का, तो जो प्रेशर आया यानी सिस्टोलिक प्रेशर। हम आपको बार बार फिर से बता दे रहे हैं, सिस्टोलिक का मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, पिचकना है। और कितना, जब हार्ट रिलैक्स हो जाएगा तो कितना प्रेशर हुआ उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, प्रेशर को हमेशा मिलीमीटर ऑफ मर्करी में, और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm ऑफ Hg पे लिया जाता है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm Hg और डायस्टोलिक प्रेशर इतना, नॉर्मल एक आदमी का इतना होता है। जब हाइपरटेंशन होती है या हाई ब्लड प्रेशर होता है तो यही चीज 140 हो जाती है, ये चीज 90 हो जाती है, 140/90। सिस्टोलिक प्रेशर 140 तक और डायस्टोलिक प्रेशर 90 तक जाता है। उससे पहले तक सही रहता है, उससे पहले तक सब सही रहता है। तो कार्डियक सर्किट, अब देखिए हार्ट रेट क्या होता है? पल्स पर मिनट। एक मिनट में कितनी पल्स चल रही है उसे क्या कहते हैं कि हार्ट रेट। हमारा दिल का रेट क्या है? वो भी 72 टाइम्स होता है, यानी कार्डियक साइकिल कह लो, पल्स कह लो, हार्ट रेट कह लो, तीनों 72 टाइम पर मिनट ही तो आते हैं। अब कार्डियक साइकिल जो है जो 8 सेकंड का है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जरा समझिए। कार्डियक साइकिल, तो ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी ले ली आपने यहीं पे। देखिए सारी चीजें यहीं बताते रहेंगे धीरे धीरे हार्ट से रिलेटेड। अभी हमने हार्ट में कुछ पॉइंट छोड़े हुए हैं, उन पॉइंट्स को भी हम बताएंगे कि हार्ट कैसे पंप करता है, कौन चीजें हैं जो हार्ट को सिग्नल दे रही हैं, कैसे सिग्नल जनरेट हो रहा है, ये सारी चीजें अभी यहीं बताएंगे, देखते रहिए। तो क्या हुआ, एक कार्डियक साइकिल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और 3 पार्ट में ही डिवाइड होता है। आधे से बनाए इसको। 0.1 सेकेंड में एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है। 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। कार्डियक साइकिल में हमने बताया ना सारे इवेंट होंगे, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ये वाला पार्ट 0.4 सेकेंड में जॉइंट डायस्टोल होता है, रिलैक्सेशन दोनों का। यानी यहाँ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देखिए दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ कितने सेकंड में? 0.1 सेकंड नीचे आ गए। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ कितने सेकंड में? 0.3 सेकंड में। दोनों रिलैक्स हो गए कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। टोटल टाइम कितना हुआ? 0.8 सेकंड है, 0.8 है ना, 0.8 सेकंड। और यही तो बताया था एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। सिंपल हो गया। अब एक कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड बाहर निकला, एक कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड बाहर निकला वो टोटल वॉल्यूम क्या कहलाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। ये पीछे याद कर लीजिएगा। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल में ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट, वेंट्रिकल ही से तो निकल रहा है, कितना निकल रहा है? 70 ml निकल रहा है ब्लड, और उसे क्या कह रहे हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल से जितना पंप हो गया उसे हमने क्या कह दिया? स्ट्रोक वॉल्यूम कह दिया। अच्छा, एक मिनट में कितनी बार ये होता है? 72 टाइम्स होता है ये। अब जरा देखो इसी पॉइंट को जरा देखना, 72 टाइम्स हो रहा है। और कितना हो रहा है? 70 ml हो रहा है। टोटल एक मिनट में कितना हुआ? 5040 ml। 5040 ml हुआ। नॉर्मल में 5 हम इन जनरल इसे क्या कह देते हैं? 5 लीटर। और हमारी बॉडी में इतना ही होता है, हमारी बॉडी, यानी एक मिनट में पूरा ब्लड जो है वो पंप हो जाता है, सर्कुलेट कर दिया उसने। समझ में आई बात है? यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं। कार्डियक साइकिल समझ में आ गया? ठीक। अब हम लोग उस पॉइंट पे चल रहे हैं जहां जहां से हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो ये मासूम दिल है
इस मासूम दिल को चलाता है। ठीक है, हार्ट की बीट बनती कहां से है, ओरिजिन कहां से होती है? आइए देखिए जरा, देखिए ये आपका दिल का स्ट्रक्चर है, बना दे रहे हैं। देखते रहिएगा, ये ठीक है, ऐसे ही यहां से निकला, ठीक। तो ये आपका राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आ गया आपका कौन सा पार्ट? ये आपका पार्ट आ जाएगा इधर, ये वाला पार्ट आ गया पल्मोनरी आर्टरी वाला, ये पल्मोनरी आर्टरी वाला आ गया, ये पल्मोनरी, ये एओर्टा का पार्ट यहाँ से कटेगा। ठीक है, और यहीं से आपकी ये पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, ज़्यादा अच्छा करके नहीं बनाना, ये देख लीजिए, ये एओर्टा ऐसे जाती है, ये एओर्टा जा रही है, और यहाँ सुपीरियर वेना केवा आ रही है इसमें, ये इंफीरियर वेना केवा यहाँ से आएगी, और यहाँ पे ये इस तरह से बंद है, ये पल्मोनरी वेन आ सकती है। आर्टरी और वेन में डिफरेंस भी बता देंगे, पता समझिए। ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा के पास में हार्ट की मसल्स में एक न्यूरोमस्कुलर पैच होता है, मस्कुलर पैच, मस्कुलर पैच होता है। न्यूरोमस्कुलर यानी न्यूरॉन्स और मसल से मिला हुआ एक पैच है, जिसे हम क्या कहते हैं? एस वी नोड, ए नोड, ऐसे जिसे साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। सुपीरियर वेना केवा के पास, हाँ, सुपीरियर वेना केवा के जस्ट पास में होता है, और इंफीरियर में उनके पास साइनोएट्रियल नोड। ऐसे नहीं, और इंफीरियर वेना केवा नहीं, यहाँ सेप्टा होता है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, तो वेंट्रिकल्स के पास में यहाँ पे एक और न्यूरोमस्कुलर पैच होता है, जिसे कह देते हैं, देखिए ये वेंट्रिकुलर सेप्टा है, यही तो है, इसमें तो वाल्व है सेप्टा में, यहाँ ऊपर एट्रियम में ही होगा, सेप्टा के बिल्कुल पास में, ट्राइस्पेड वॉल के ऊपर, हाँ, वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, इसे कहते हैं एवी नोड। ये हम हार्ट के रिदम जनरेट कर रहे हैं, कैसे हार्ट में ये सिग्नल्स जनरेट होते हैं कि भैया पंप होना, कौन चला रहा है यार हार्ट को, है ना, हार्ट बीट कैसे बनती है, स्टार्ट कहां से होती है? तो साइनोएट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड हो गया, और यहीं से कुछ न्यूरॉन्स के गुच्छे निकले होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? बंडल ऑफ हिज। ठीक, और इससे आगे चल के ये न्यूरॉन्स ऐसे ऐसे हो गए, कार्डियक मसल, इन्हें कहते हैं पर्किंजे फाइबर्स। ठीक, याद दिला देना हमको अभी, आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस भी बताना है। तो यहां पहले सिग्नल समझ लेते हैं, सिग्नल, तो ये सब न्यूरॉन्स का पूरा सिस्टम। पहली बात, हमारा हार्ट, ऊपर वाला काम ही नहीं है तो ऊपर वाले को हटा देते हैं यहां से, सिर्फ यही से समझ में आ जाएगा सारी बात। पहली बात तो यह है कि जो हमारा हार्ट होता है वो कैसा है? मायोजेनिक, अपने आप मायोजेनिक। और एक हार्ट और होता है जो होता है न्यूरोजेनिक। वो मैमल्स में नहीं होता है। न्यूरोजेनिक का मतलब है जिसमें सिग्नल्स जनरेट हो न्यूरॉन्स से, यानी कोई ब्रेन रेन है वहां से सिग्नल आ रहा है कि भैया अब तुम करो स्टार्ट, जैसे आर्थ्रोपोड्स में होगा। और एनिलिडा वो न्यूरोजेनिक,
जिनका जिनका दिमाग मीन्स डेड हो जाए तो बॉडी भी अपने हार्ट बीट अपने आप हाँ, आर्थ्रोपोडा और एनालिटा। एनीलिडा, इनमें जो हार्ट है, इनका हार्ट होता है ब्रेन से कंट्रोल। स्टार्ट करने के लिए ब्रेन की हाँ, इसके स्टार्ट करने के लिए आसपास जो न्यूरॉन्स हैं उससे ये कंट्रोल है। जबकि हमारा हार्ट जो होता है वो सेल्फ रेगुलेटेड, अपने आप से सिग्नल जनरेट करेगा कि आप हमें पंप होना है या नहीं। तो जो अपनी मसल्स से कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपनी मसल्स से जनरेट होता है जिसका सिग्नल, उसे कहते हैं मायोजेनिक। जिसका न्यूरॉन से सिग्नल जनरेट होता है उसे कहते हैं न्यूरोजेनिक। तो इसमें मोलस्का और ह्यूमंस आ जाते हैं। मोलस्का एंड ह्यूमंस क्या वर्टिब्रेट लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, सारे वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट है, समझ में आई बात? तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो अपने मायोजेनिक हार्ट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा बच्चा है, टाइम पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बच्चा है बस, निपटा देंगे। मायोजेनिक हार्ट में हमारा जो हार्ट है उसमें एक जो ऐसे नोड है, साइनोइट्रियल नोड, कहाँ है? सुपीरियर वेना केवा के पास में। इस नोड में होता क्या, जब सारा ब्लड नीचे और ऊपर से आ गया इसमें, तो ये नोड अपने आप से देखता है कि यार हरे राइट एट्रियम में तो बहुत ब्लड भर गया, इसे निकालना है। राइट और लेफ्ट एट्रियम में दोनों, तो ये अपना सिग्नल जनरेट करेगा, अपने आप से सिग्नल जनरेट करता है। और ये सिग्नल किसको किसको भेजता है? ये सिग्नल भेजता है कि भैया नीचे वालों सावधान हो जाओ, और अपने आप को, अपने एट्रियम को, साथ ही साथ बगल वाले एट्रियम को भी, तुम भी भाई सावधान हो जाओ और चालू होना है। ये अपने आप को और अपने बगल वाले को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। सिग्नल जनरेट हो गया यहीं से, जैसे ही पूरा ब्लड इसमें भर गया, सिग्नल जनरेट हो गया। अब इसने दबाने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए एक सिग्नल भेज दिया। कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए क्या भेजा? एक सिग्नल भेजा। तो वो जो सिग्नल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए भेजा है, तब तक ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और ये वाला सिग्नल पहुंच गया एवी नोड तक, यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये दबेंगे तो क्या होगा? सारा सारा ब्लड नीचे जाएगा, नीचे आ गया। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी पहला पॉइंट क्या हो गया? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहला काम हुआ। तो ध्यान से देखते रहिएगा इसी पॉइंट को, बस यही से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहला काम हुआ, ठीक। इसी को हम ये भी कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। एट्रिया का क्या हो गया? डीपोलराइजेशन हो गया, यानी ये कंट्रैक्शन हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा? अब ये एबी नोड तक सिग्नल पहुंच गया, और एबी नोड से ये बंडल ऑफ हिस पे पहुंचे, यानी ये सिग्नल जाते जाते थोड़ा टाइम लग रहा है, और ये सिग्नल पूरे बंडल ऑफ हिस से पर्किंजे फाइबर में पहुंचे। तो धीरे 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 वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब वेंट्रिकल में ये सिग्नल है कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू करो। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी जब वेंट्रिकल दबेगा, तो इधर से ब्लड कहां गया? एओर्टम। इधर से ब्लड कहां गया? पल्मोनरी आर्टरी में। समझ में आई बात? देखो, जब ये दबेगा तो कहां गया? एओर्टम, वो पल्मोनरी आर्टरी में। इधर से दबा तो कहां गया? एओर्टम, निकल गया ब्लड। समझ में आई बात? तो अब क्या हुआ? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि यहां से सिग्नल पहुंचा एबी नोड से बंडल ऑफ हिस से होता हुआ पर्किंजे फाइबर, और इन्होंने हर मसल के सेल से कहा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हो, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो इसमें टाइम लगेगा, तभी तो 3 सेकंड का टाइम यहां लगता है, इसमें 1 ही सेकंड में काम हो गया, इसमें 3 सेकंड का टाइम लगेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो क्या हुआ? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल। हाँ हाँ, अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन को ही तो हम सिस्टोल भी बोलते हैं। हाँ सर, कॉन्ट्रैक्शन को तो सिस्टोल बोलते हैं, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी लिख सकते हैं। और इसी को हम कह सकते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ऑफ वेंट्रिकल। समझ में आई बात? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होएगा? अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ वाला ब्लड तो निकल ही चुका है, ऊपर वाला तो ये आराम में आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे ये भी आराम में आएगा। तो दोनों के दोनों अब आराम की तरफ जाएंगे, यानी रिलैक्सेशन हो जाएगा, यानी कि जॉइंट मतलब दोनों का मिलके क्या हो रहा है? डायस्टोल हो रहा है, यानी रिलैक्सेशन। 0.4 सेकंड। रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोलते हैं, या इसे हम कह सकते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ
एट्रियम एंड वेंट्रिकल। हाँ, हार्ट लिख दो, दोनों हो गए, एट्रियम वेंट्रिकल दोनों आ गए तो हार्ट लिख दिया। समझ में आएगा? तो इस तरह से कार्डियक साइकिल जो अभी पीछे बनाया था वो समझ में आया कैसे चलता है। कौन चलाता है? ऐसे नोट शुरू करता है, जो बात को शुरू करेगा, इस चाल को चलाएगा। ये तो एक तरीके के मेंटेन कर रहा है, क्या एक पेस मेंटेन कर रहा है कि ये इधर से इधर, इधर से इधर कितनी पेस रखना है, एक चाल बनाना। पेस यानी चाल, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पेस मेकर। ऐसे नोट का दूसरा नाम क्या हो गया? पेस मेकर। और ये क्या कर रहा है? ये सेट कर रहा है, या इतनी तेज चलाओ कि इतनी तेज चलाओ। तो ए बी नोट क्या हो गया? पेस सेटर। तो पेस मेकर हो गया, पेस सेटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां तक कार्डिक साइकिल में कैसे चल रहा है ये भी समझ में आ गया। पर्किंजे फाइबर, बंडल ऑफ फेस, ऐसे नोड, ए बी नोड कहां कहां होते हैं, ये सब चीजें हमने आपको दिखा दी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक काम कर लेते हैं, यहीं से पकड़ लेते हैं ईसीजी को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी को और निकाल देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मशीन होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? एक मशीन जो एक ग्राफ बनाती है। ये इस तरीके का ग्राफ आपने देखा होगा अस्पतालों में, एक मॉनिटर लगा होता है, उसके ऊपर पिप 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 इस तरीके से आवाज आती रहती है, और ये इतने ऊपर और नीचे तक ये इस तरीके से वेव्स चलती रहती है। ये जो वेव्स हैं इस तरीके से चल रही हैं, इन वेव्स को ही रिकॉर्ड करता है ईसीजी, और जो ये वेव बन गई इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये ग्राफ खींच दिया, ये मशीन हो गई, और जो ये ग्राफ खींचा इसे क्या कर दिया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। किस साइंटिस्ट ने इसकी डिटेल स्टडी करी थी? 1903 में इंथोवेन ने इसकी डिटेल स्टडी करी, इसलिए इसे इन साइंटिस्ट को 1924 में नोबेल प्राइज मिल गया इसके लिए, 1924। और इसमें करते क्या है, आपने देखा होगा अस्पताल में जब ये होता है तो इसमें 2 लीड लगाते हैं, 3 लीड लगाते हैं, 2 तो लगाते हैं रिस्ट में, कलाई में, 2 लीड यहां लगा देते हैं और एक लगा देते हैं लेफ्ट एंकल में, पैरों में, एंकल में लगा देते हैं, लेफ्ट एंकल में 3 लीड लगा देते हैं, और उससे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती है वो कंप्यूटर लेता है, और उससे ये एक डायग्राम बनाता है, ग्राफ बना देता है। इसमें पी वेव होती है, क्यू आर एस वेव होती है, और टी वेव होती है। जरा ध्यान से इसको देखिएगा और गौर से समझिएगा। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? पी वेव हमें ये बताती है कि क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, या एट्रियल डीपोलराइजेशन। अभी हमने ऊपर लिखवाया भी था, इससे पहले यहीं पे लिखा हुआ था एट्रियल डीपोलराइजेशन। QRS क्या करती है? अच्छा, एनसीईआरटी में ये थोड़ा सा इस तरह से बना हुआ है, देखिए ये P तो सेम है, QRS इस तरीके से बना दिया है, और T को थोड़ा ऐसे करके बना दिया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आप चाहे कैसे भी इसे बना लो। ये अलग अलग सिचुएशन में ये अलग अलग चीजें आती हैं, समझ में आई बात? ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें आती हैं, यानी कि दिल कभी जो है वो कोई इस तरीके की वेव भी निकाल सकता है, इस तरीके की भी निकाल सकता है। अच्छा, ये 0 पॉइंट, अच्छा समझ गए। एट्रियल डीपोलराइजेशन को क्या बता रही है? ये पी वेव बता रही है, एट्रियल 0.1 सेकंड। हाँ, QRS कॉम्प्लेक्स हो गया, ऐसे कह सकते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ये क्या बता रहा है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन 0.3 सेकंड। डीपोलराइजेशन, और ये टी वेव क्या बता रही है? ये रीपोलराइजेशन, जॉइंट पोलराइजेशन। हाँ, जॉइंट डायस्टोल, रीपोलराइजेशन ऑफ हार्ट, 0.3 या जॉइंट डायस्टोल भी कह सकते हैं, 0.4 सेकंड। अभी पीछे बताए थे जॉइंट डायस्टोल। तो ये याद रखिएगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, 1-2 पॉइंट और जरा समझ लीजिए। जैसे अगर कोई पूछे
तो देखिए ये P वेव ऊपर है, R वेव ऊपर है, T वेव, तो इसको लिख लीजिए पहले, फिर हमसे हम मिटा देते हैं और कुछ दूसरा इसमें लिख देते हैं, क्योंकि इसको हम इसलिए नहीं मिटा रहे क्योंकि लेवलिंग लास्ट में दिखा देंगे हम आपको इसमें। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे कुछ पॉइंट हमने यहाँ लिखे हैं, आप इसको जरा गौर से देखिए और समझिए। जैसे अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया ये जो वेव तुमने बनाई थी, ये इसमें ये P चल रही थी, ये Q थी, ऐसे नीचे आती, Q थी, ये R थी, ये S थी, फिर ये T थी, तो इसमें जो है PRT क्या है, देखिए ये P होता है, ये R होता है और ये T होता है। ये ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव वेव होगी, ये Q हो गया और S हो गया, ये नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव वेव होगी। क्वेश्चन एक बार आया है ऐसे भी। इनलार्जमेंट ऑफ T, अब देखिए यहाँ पे इनलार्जमेंट ऑफ T वेव अगर इनलार्ज हो जाए, ये क्या इंडिकेट करती है, इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया, यानी एट्रिया बढ़ गया है। PR इंटरवल, या इसी को हम PQ इंटरवल भी कहते हैं, PR कह लो या PQ इंटरवल कह लो, इन दोनों के बीच जो टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनी इंपल्स, जो भी इंपल्स है जो हार्ट में यहां से यहां जा रही थी, ऐसे नोड AB नोड और फिर बंडल ऑफ हेयर्स और Purkinje फाइबर तक, तो एनी इंपल्स टू ट्रैवल थ्रू द एट्रिया एंड AB नोड टू द रिमेनिंग कंडक्टिव टिश्यू, यहां तक जो जितना टाइम होगा ये बताएगी कौन, PR इंटरवल के भाई साहब, यहां से और एट्रिया से और यहां तक जा रही है पूरे में कितना टाइम लग रहा है वो ये बताएगा PR या PQ इंटरवल। ड्यूरिंग एथेरोस्क्लेरोसिस, ये एक डिजीज होती है, जब हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस या रूमेटिक फीवर, अभी सिर्फ नाम याद कर लीजिए। एथेरोस्क्लेरोटिक या रूमेटिक फीवर में PR इंटरवल ही, PR इंटरवल जो है यही क्या होता है, लेंथन, लंबा हो जाता है, ये और लंबा हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से जाएगा, ये P हो गई, इसके बाद ये होगी RS और T, तो ये लंबा हो गया, देखिए तो PR पीरियड जो है कैसा हो गया, वो लंबा हो गया ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ एट्रिया एंड AB नोड, इन्फ्लेमेशन हो गया किसमें, एट्रिया और AB नोड में, इस वजह से ऐसा होता है। द इनलार्जमेंट ऑफ QR वेव इंडिकेट, अगर Q और R वेव इसमें इनलार्जमेंट हो जाए, दूरी बढ़ जाए, तब क्या होगा, इंडिकेट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी तुम्हारे दिल में कोई ना कोई बीमारी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है। और देख लीजिए पॉइंट, तो यहाँ पे 2 पॉइंट और देख लीजिए, 3 बस खत्म हुआ इसका ECG का काम भी। ST इंटरवल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, द टाइम बिटवीन एंड ऑफ द स्प्रेड ऑफ इंपल्स, यानी इंपल्स खत्म हो गई थ्रू द वेंट्रिकल एंड रीपोलराइजेशन। द ST सेगमेंट इज एलिवेटेड, एलिवेटेड मतलब उछल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ST सेगमेंट ऊंचा हो जाएगा कब, इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जब एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, डिजीज का नाम है, एंड डिप्रेस और नीचे चला जाएगा कब, व्हेन हार्ट मसल रिसीव इनसफिशिएंट O2, ST सेगमेंट। इसके अलावा T वेव जो है ये फ्लैट हो जाएगी, वैसे T वेव कैसी होती है, ऐसे है, ये फ्लैट हो जाएगी, कैसी होगी, फ्लैट, कब, जब हार्ट मसल रिसीव करेगी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस में होता है, डिजीज अभी हमने बताई आपको, बताएंगे डिजीज के बारे में अगली वीडियो में। तो ये हो गया हमारा पूरा, अब ये पूरा हमारा काम खत्म हो गया है किसका, ECG का, सारे पॉइंट लिख लीजिएगा, रोक रोक के वीडियो को देख के आराम से लिखिए। और अब हम लोग जरा एक पॉइंट जो आखिरी बचा है उस पर गौर कर लेते हैं, आर्टरी और वेन में डिफरेंस। तो आर्टरीज जो होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, तो कैरी कर रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर सर ये तो और ये डीऑक्सीजनेटेड, पर सर हार्ट में उल्टा होता है। इसका एक्सेप्शन ले लो, अपवाद। एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी अगर आप देखिए तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है पल्मोनरी आर्टरी, ये अपवाद और उसका भी पल्मोनरी, और यहाँ पे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। आर्टरीज की जो वॉल होती है ये थिन होती है, एंड ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब देखिए ये आर्टरी हो गई, यस सर, इसके अंदर की ये जो गुहा है इसे ल्यूमेन कह रहे हैं, और ये वॉल होगी, तो ल्यूमेन क्या है इसकी, थिक, ल्यूमेन वाइड, चौड़ी। इसमें क्या होता है, इसकी वॉल थिक होती है और ल्यूमेन नैरो, ठीक है, नैरो मतलब पतली होगी, ये पतली हो गई और ये दीवारें मोटी मोटी हो गई इसकी, क्यों, इसमें प्रेशर आता है। इसके अंदर वॉल्स
प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ वॉल्स नहीं होते। एब्सेंट है। समझ में आई बात? Yes, sir, आ गया। ये आर्टरी और वेन में डिफरेंस हो गया। अच्छा एक बात और, आर्टरी से क्या बनती है? आर्टीरियोल। आर्टीरियोल से क्या बनती है? कैपिलरी। और कैपिलरी से बनती है वेन्यूल, और वेन्यूल से क्या बन जाती है? वेन। ये तो होता है। Yes, sir। कुछ कैपिलरी ऐसी होती है जो आर्टरीज को भी ब्लड देती है और वेन्स को भी ब्लड देती है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी वेन है, सुपीरियर वेन केवल, कि इनको भी ब्लड की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसी कैपिलरीज जो अपनी, या ऐसी वेन्स जो अपनी ही वेन को ब्लड दे रही है, ऐसी वेन जो अपनी वेन को ब्लड दे रही है, उसे कहते हैं वासा वेसोरम। वासा वेसोरम। ठीक, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बट ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं बता दूंगा। इस तरह से आपका ये हमने पूरा सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, कैसे हार्ट बीट चलती है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है। अब ये हार्ट का डायग्राम है, इसको हम लेबल कर देते हैं, आप वो भी देख लीजिएगा, और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है। हैव अ नाइस डे। तो यहाँ देख लीजिए, आपका डायग्राम पूरा तैयार है। इस डायग्राम में सारी लेबलिंग कर दी है हमने, ठीक है। ये ओपनिंग हो गई किसकी? सुपीरियर वेना केवा की, ये इंफीरियर वेना केवा की, ये आपके सेमिलुनर वॉल्स हो गए, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये कार्डिक आर्टरी हो गया, ये माइट्रल वॉल्व, ये बाइकस्पिड वॉल्व हो गया। अगर ये ध्यान से देखिए तो पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी इधर भी है और इधर भी। तो इधर वाली कौन सी हो गई? राइट पल्मोनरी आर्टरी, और इधर वाली कौन सी हो गई? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी और एट्रिया को जोड़े हुए ये एक लिगामेंट का कनेक्शन होता है। ये एक लिगामेंट का कनेक्शन है, टेंडन और लिगामेंट होता है, उसमें ये एक लिगामेंट का कनेक्शन है। इसे कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। पहले ये एक डक्ट हुआ करती थी जो खत्म हो गई, अब डक्टस आर्टेरियोसस कहते थे इसे, जो ये खत्म हो जाती है और यहाँ पे कुछ भी ब्लड इधर से उधर नहीं जाता है, जब उसे लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहते हैं। ये असेंडिंग एओर्टा हो गया, ये आर्क ऑफ एओर्टा गया, आर्क मतलब था चाप, आर्क ऑफ एओर्टा हो गया, और ये जो नीचे आ रहा है वो गया डिसेंडिंग एओर्टा। इस तरह से आपका हार्ट पूरा हमने समझा दिया है। उम्मीद कर रहे हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।